diplomas. जी सर। सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। आप भी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे समिट्स में आप गए हैं, उस अनुभव को आप अपने साथ लेके आए हैं। कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी नाता रहा है। डिप्लोमेसी एक बड़ा सटल सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एक सटलनेस है ना, उसको महसूस करना चाहिए। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चीजें होती हैं। 56 इंच के जिंगोइज्म के द्वारा आप डिप्लोमेसी के अंदर हीरो नहीं बन सकते सर। ये हमारी छवि को भी खराब कर रहा है और भारत के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से कूटनीति एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके ही अपने पड़ोसी हों या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्य देश हों, उनसे हम संवाद कायम करते हैं। राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है, इसमें कोई बहस नहीं है। और इस बात को ही ध्यान में रख करके हम अपने संबंधों को बेहतर रखना चाहते हैं, जिससे हमारा व्यापार बढ़े, आपसी सहयोग बढ़े, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बेहतर हो, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में आदान प्रदान हो। तमाम विषयों को ध्यान में रख करके हम विदेश नीति को निर्धारित करते हैं और अपने संबंधों को निर्धारित करते हैं। और कूटनीति के क्षेत्र में निश्चित रूप से संवेदनशीलता एक प्रमुख विषय है और कैसे और किस मौके पर हम क्या बात करते हैं, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कई बार हमें हम कोशिश करते हैं कि जो आपने कहा कि पर्दे के पीछे ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान में रख करके देश अपनी अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं। जिन देशों के बीच बहुत ही खराब संबंध है, आपसी संबंध बहुत ही खराब है, वो भी कुछ चीज़ों को किनारे रख करके अपने संबंधों को, खासतौर से व्यापार और वाणिज्य के संबंधों को अपना बनाए रखते हैं। हमारे सामने लोग भी, हमारे पाकिस्तान से कितने संबंध खराब है, लेकिन बावजूद इसके तमाम सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। कनाडा के मामले में जो कुछ भी हो रहा है, अब भारत का अपना ये अचानक ये जो व्यापार संबंधी बातचीत थी उसको स्थगित कर दिया जाना, यह चौंकाने वाली बात है। पूरे ये तथ्य है कि कनाडा में की जो आबादी है, जनसंख्या है, उसमें लगभग 4% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और ये किसी भी देश में किसी अन्य देश के रहने वाले लोगों के लिहाज से देखा जाए तो अच्छी खासी संख्या है ये। लेकिन और व्यापार माने भारत मेरी जानकारी के अनुसार उन 10 देशों में शामिल है, शुरू के 10 देशों में शामिल है जिनसे कनाडा का वाणिज्य और व्यापार जिसके साथ कनाडा करता है। मैं तो बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की कि कई विषयों पर दोनों देशों के बीच में समूह गठित हैं जो नियमित रूप से बात करते रहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का विषय हो, चाहे सिविल एविएशन का हो, चाहे वाणिज्य और व्यापार का हो। अस्थायी ग्रुप है और क्लाइमेट के ऊपर बहुत बातचीत होती है इंडिया और कनाडा की। जी, और मतलब ये लगातार बात करते रहते हैं और दोनों देशों के बीच में साइंस टेक्नोलॉजी का हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, इन तमाम विषयों पर एक अच्छी खासी मंत्री स्तर की बातचीत होती रहती है। कभी इस तरह की बात आई सामने नहीं। निश्चित रूप से खालिस्तान के समर्थक लोगों की गतिविधियों को लेकर के भारत अपनी चिंता व्यक्त करता रहा और इन चीज़ों को लेकर के कनाडा ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखे हैं और कनाडा बार बार ये दोहराता रहा है कि किसी को भी कनाडा की भूमि को हिंसा फैलाने के लिए या हिंसात्मक गतिविधियों के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कनाडा बार बार कहता रहा और लेकिन विचार व्यक्ति के नाम पर उसने कहा कि हम किसी को रोक नहीं लगा सकते। ये हमारे लिए एक संवेदनशील विषय है। मैं बीच में लाना चाहूंगा, डिप्लोमेटिकली जो सूत्रों से मुझे पता लगा है कि मोदी सरकार कनाडा के साथ बार बार खालिस्तान का इशू उठा रही है। उनका कहना है कि हमने आपको एश्योरेंस दे दिया है कूटनीतिक रूप से कि हाँ, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आप बार बार हमें इरिटेट क्यों कर रहे हैं? बात सेम चीजें क्यों रिपीट करते हैं आप? ये जो रिपीटिशन है ना हर मीटिंग में आके, जैसे कि मोदी के बारे में कहा गया था कि हर मीटिंग में पूछते हैं कि वो इंग्लैंड के अंदर जो सारे भगोड़े बैठे हुए वो वापस कब आएंगे, तो उनके लोग इरिटेटेड होते हैं जो डेलीगेशन से आते हैं, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं उससे। तो ये हो रहा है, कनाडा इज गेटिंग irritated by the repeated, you can say, insistence by Modi government. That is the question, sir.
तो ये बात सही है। ये तो आप डिप्लोमेसी में आपको अपनी बातचीत का तौर तरीका तो बेहतर रखना ही पड़ता है। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं इनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मौके पे कौन सी बात कर रहे हैं। और ये आवश्यक थोड़े है, ढेर सारे लोग हैं जो भूगोल में कई देशों में पढ़े हुए हैं, अब उसे संबंध खराब कर ले रहे हैं क्या? यूएस में क्या लोग नहीं है इस तरह के लोग हैं? लेकिन सवाल इस बात का ना कि ये जो बात आप कर रहे हैं, यह आपको अपनी बातचीत में बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में कामा फुल स्टॉप का महत्व है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का महत्व है, कैसे आप बात कर रहे हैं इसका महत्व है, किससे आप कैसे मिल रहे हैं इसका महत्व है। डिप्लोमेसी में दूर से बैठ करके लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत का विषय क्या है और दोनों ने एक दूसरे को प्रत्युत्तर में क्या बातें कही हैं बिना सुने। क्योंकि जब दो शिखर स्तर की वार्ताएं होती हैं, कोई सुनता नहीं हुआ, वो केवल दो नेता ही रहते हैं। दूर से बैठ के लोग अंदाज करते हैं, बात करते हैं और बॉडी लैंग्वेज के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह बात तो सोचनी ही पड़ेगी। अगर व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो ये अक्टूबर की बैठक को अचानक कनाडा ने स्थगित कर दिया, तो ये विचारणीय विषय है कि क्यों हो गया ऐसा। आप एक तरफ कहते हैं कि हमको निवेश चाहिए और हमारे व्यापार भी कनाडा से बेहतर चाहिए, कनाडा को आप इनकार कर नहीं सकते। G7 का उद्देश्य है जिसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है हमारे यहाँ। और एक ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश है भारत, जहां से पढ़ने वाले जाने वाले विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या है जो वहां जाके पढ़ते हैं। और उसमें केवल सिख नहीं है, मैं अपने कई गैर सिख मित्रों को जानता हूं जिनके बच्चे जाके वहां पढ़ रहे हैं और उनकी सूची में कनाडा की प्राथमिकता पहली है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कम पैसा देकर के बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और उनको रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। मेरे कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके रिश्तेदार वहां नौकरी में हैं और उनके प्रशंसक हैं। वो ऐसे राष्ट्र के साथ अगर हमारा आपका संबंध इस कदर बिगड़ जाए तो ये सोचने वाला विषय है। और आप तब जब आप ये दावा करते हैं कि हमारे विदेश मंत्री सर्वाधिक काबिल आदमी है, हम ये दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, हम ये दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति है, और आपकी स्थिति है कि एक ऐसे राष्ट्र को हम मतलब मैं पूरी घटनाओं को नहीं जानता था, लेकिन मेरे लिए चौंकाने वाला विषय था कि कनाडा का प्रधानमंत्री नई दिल्ली में पूरे के पूरे एक दिन अपने होटल कमरे से बाहर न निकले, किसी से मिलने से मना कर दे। ये हमारे जैसे व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला विषय था। मैं स्वीकार करने के लिए मुझे दिक्कत हो रही थी कि आखिर कैसे हो गया कि एक देश का प्रधानमंत्री आया है किन्हीं कारणों से, अब उनको रुकना पड़ रहा है, लेकिन किसी के साथ उनका कोई संवाद नहीं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलने की उनकी कोशिश नहीं है और अब केवल अपने कमरे में है। यह बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि आखिर हमारा रवैया क्या है। This reflects very adversely on relationship कि आपका इस देश में विश्वास नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के पैमाने पर और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इससे हमारी छवि खराब होती है। ये मैंने एक प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, वो हमारी राजधानी में हो, हमारे आमंत्रण पर आया हो, किसी वजह से उनको रुकना पड़ा हो फोर्स, और वो हमारी सहायता लेने के लिए तैयार हो कि साहब ठीक है, अपने स्वदेश वापसी के लिए कोई बात नहीं, मैं आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता हूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। कहा कि और हमारी सुविधाएं लेने के लिए तैयार हो। यह अपने आप में हम एक बहुत अच्छा संदेश नहीं देता। ये हम लोग जो अपनी परंपराओं पे गर्व करते हैं, हम अपने हॉस्पिटैलिटी पर मतलब आतिथ्य सत्कार पर गर्व करते हैं, दूसरों के साथ शिष्टाचार के प्रति अपना गर्व करते हैं, अपनी परंपराओं का बड़ा उल्लेख करते हैं, वैसे देश में अगर ये घटना हो रही है तो ये चिंता पैदा करती है। और ऐसे देश की कनाडा ऐसा देश नहीं जिसको आप उपेक्षित करके रखें। और कनाडा के राजनयिकों का संबंध इस देश के साथ बहुत बेहतर रहा। कभी भी उन्होंने भारत को नाराज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा रिश्ते बना करके रखे। तो यह निश्चित रूप से चिंता पैदा करता है और हमारे विदेश नीति को के जो संचालक लोग हैं उनके बारे में सोचने के लिए विवश करता है। जी दूसरे चक्र